बहुत पुरानी बात है। एक राज्य के छोटे से गांव में लखन नाम का गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। लखन के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो गांव में घूम घूम कर भीख मांगता और उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन की बात है, लखन को भीख मांगते हुए दिन भर लग गया और बड़ी मुश्किल से उसे थोड़ा बहुत खाना नसीब हुआ। लखन ने सोचा, आज तो थोड़ा ही भोजन मिला है, अब मुझे घर जाना चाहिए। लखन ने घर पहुंचते ही अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, बच्चों को जगा दो, देखो मैं भोजन लेकर आया हूँ। उसकी पत्नी रुक्मणी ने कहा, बेचारे बच्चे भूखे ही सो गए हैं आपका इंतज़ार करते करते। देखो जी, या तो कोई काम ढूंढ लो, वरना हमें मार डालो। मुझसे बच्चों की यह हालत देखी नहीं जाती। वैसे भी आप पूरा समय भीख भी कहाँ मांगते हो, आपको राजा की दोस्ती निभाने से फुर्सत कहाँ मिलती है। भाग्यवान, तुम बेवजह नाराज होती हो। आखिर वह हमारे राज्य के राजा हैं और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इस राज्य का राजा मेरा बचपन का मित्र है। रुक्मणी ने गुस्से से कहा, हाँ, लेकिन राजा ने कभी अपने इस गरीब मित्र के बारे में कुछ भी नहीं किया। इतने वर्ष हो गए हैं, तुम गरीब के गरीब ही हो। वो खुद घोड़े पर बैठकर शिकार करता है और तुम्हें पैदल दौड़ाता रहता है। लखन कुछ नहीं बोलता, वो बस चुपचाप अपनी पत्नी की बातें सुनता रहा। लेकिन उसके मन में राजा के प्रति कोई शिकायत नहीं थी। वो अपनी तकदीर को जैसा था वैसा ही स्वीकार कर चुका था। अगली सुबह राजा जितेंद्र लखन के घर के बाहर आकर आवाज लगाने लगा, लखन, चलो दोस्त, शिकार पर चलते हैं। लखन बाहर आया और कहा, मुझे क्षमा करें महाराज, मैं आज आपके साथ नहीं चल सकता। राजा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने हैरानी से पूछा, किंतु क्यों लखन, आज तक तुमने कभी इनकार नहीं किया। लखन दुखी होते हुए बोला, महाराज, मैं गरीब आदमी हूँ। मैं दिन भर आपके साथ शिकार के पीछे भागता हूँ, फिर शाम को भीख मांगने के लिए निकलता हूँ। मेरे बच्चे भूखे सो जाते हैं, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। और आप शिकार के बाद महल में लौटते हैं, स्वादिष्ट भोजन करते हैं और आराम से सो जाते हैं। अब मुझे अपने परिवार का ध्यान तो रखना ही है महाराज, इसलिए मुझे क्षमा करें। राजा जितेंद्र लखन की बातों से चिंतित हुआ और राजा की आंखें नम हो गई। राजा ने कहा, मेरे दोस्त, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, बल्कि तुम मेरे बचपन के मित्र हो। लेकिन तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। तुमने हमेशा अपनी दोस्ती निभाई, मगर मैंने कभी तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। लखन बोला, नहीं महाराज, आप माफ़ी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, यह तो मेरी किस्मत है। राजा ने कहा, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब अपनी गलती सुधारने का समय आ गया है। चलो, इसी वक्त अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रथ में बैठो। आज से तुम सब महल में रहोगे और अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। फिर लखन और उसके परिवार को लेकर राजा महल पहुंचे और अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री जी, लखन और इसके परिवार के रहने के लिए राजमहल के पास वाले भवन को तैयार करो और वहां इस प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराओ। जो आज्ञा महाराज। राजा ने फिर कहा, लखन, अब तो तुम खुश हो। अब तो तुम्हें अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लखन खुश होते हुए बोला, महाराज, ईश्वर आपको दीर्घायु करे, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। राजा ने कहा, अब यह सब बातें छोड़ो और चलो शिकार पर चलते हैं। इतना कहकर राजा जितेंद्र और लखन दोनों घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए निकल पड़े। तेज धूप सर पर होने के कारण राजा को प्यास लग गई
राजा ने कहा, अरे लखन, कहीं से पानी ढूंढो, मुझे बहुत प्यास लगी है। ठीक है महाराज, मैं अभी पानी का इंतजाम करता हूँ, तब तक आप यहीं विश्राम करिए। इतना कहकर लखन पानी की तलाश में निकल पड़ता है। काफी देर तक जंगल में भटकने के बाद आखिरकार उसे एक तालाब दिखा। वो तालाब पत्थरों से घिरा हुआ था, जिसके चारों ओर घने पेड़ उगे हुए थे। लखन जैसे ही तालाब की तरफ गया, तभी उसकी नज़र तालाब के किनारे बनी एक तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर किसी राजकुमारी की लग रही थी। लखन ने सोचा, वाह, इतनी सुंदर छवि मैंने आज तक नहीं देखी। महाराज अगर इस तस्वीर को देख लेंगे तो वह इस लड़की पर मोहित हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता यह कौन है और कहाँ की राजकुमारी है, और यह तस्वीर यहाँ क्यों बनी हुई है। मुझे इस तस्वीर को छुपाना होगा। फिर लखन ने तालाब से मिट्टी उठाई, उसमें पानी मिलाकर कीचड़ बनाया और तस्वीर पर इस तरह से पाट दिया कि वह पूरी तरह ढक गई। तभी वहां राजा जितेंद्र आ गए। राजा को लखन कहने लगा, अरे महाराज, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया। राजा बोला, बस हमें बहुत ज़ोरों से प्यास लगी थी, हमसे रहा नहीं गया। इतना कहकर राजा पानी पीने लगते हैं। तभी राजा की नज़र तालाब के किनारे पड़े एक पत्थर पर चली जाती है, जिस पर गीली मिट्टी लिपटी हुई थी। अरे लखन, यह कैसा गंदा पत्थर है, इसे साफ करना चाहिए। यह सुनकर लखन घबरा गया। महाराज, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, इसे साफ करने की क्या ज़रूरत है। राजा बोला, इतने सुंदर तालाब के किनारे ऐसा गंदा हमें अच्छा नहीं लग रहा। इतना कहकर राजा ने अपनी हथेली में पानी भरा और पत्थर की ओर फेंकने लगे। थोड़ी ही देर में मिट्टी पूरी तरह हट गई और जो दृश्य सामने आया उसे देखकर राजा स्तंभ रह गया और कहने लगा, ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। लखन, यह लड़की तो बहुत सुंदर है, मुझे इससे विवाह करना है। लखन ने सोचा, जिसका डर था वही हुआ। अब महाराज इस तस्वीर के मुंह में फंस गए। लखन ने कहा, महाराज, मुझे बहुत भूख लगी है और हम दूसरे राज्य की सीमा में आ चुके हैं। मैं भोजन की व्यवस्था करके शाम तक आपके पास लौट आऊँगा, आप यहीं आराम करें। राजा ने कहा, हाँ हाँ लखन, तुम जाओ, मैं तुम्हारी यहीं प्रतीक्षा करूँगा। इसके बाद लखन भोजन की तलाश में पास के राज्य में चला गया और राजा वहीं ठहर गया और उसी तस्वीर को निहारता रहा। अचानक राजा को तालाब के पानी में हलचल महसूस हुई। जब राजा ने गौर किया तो पाया कि पानी में अजीब लहरें उठ रही थी। राजा चौंक गया। तभी तालाब से एक भयानक राक्षस बाहर निकल आया, जो दिखने में बहुत ही डरावना था। उसके लंबे नाखून और डरावनी आंखें चमक रही थीं। राक्षस बोला, कौन हो तुम और तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। राजा ने कहा, जब तक मेरा मित्र नहीं आ जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। राक्षस को राजा की बातों पर गुस्सा आ गया। तभी राक्षस ने राजा को पकड़ लिया। राजा ने एकदम से अपनी तलवार निकाली और राक्षस पर हमला कर दिया। राजा ने राक्षस के शरीर के बीच से 2 टुकड़े कर दिए और राक्षस वहीं मर गया। तभी राजा को राक्षस के पेट में कुछ दिखाई दिया। अरे, ये क्या? राक्षस के पेट में ये नीला मोती कैसा आया? आखिर इस मोती का क्या राज है? राजा ने उस मोती को उठाया और राक्षस को वहीं दफना दिया। राजा ने उस मोती को धोने के लिए तालाब के किनारे आ जाता है। राजा जैसे ही मोती को पानी में डालता है, तभी पानी अचानक से इधर उधर हटने लगता है और वहाँ सीढ़ियाँ रहती हैं। राजा सोचने लगता है, इस तालाब में कुछ तो रहस्य है और यह रहस्य
मुझे सुलझाना ही होगा। देखना चाहिए कि यह सीढ़ियां कहाँ तक जाती हैं और इनका क्या भेद है। राजा धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे बढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि पानी केवल मोती के प्रभाव से हट रहा है। करीब 50 सीढ़ियां उतरने के बाद उसकी नज़र पानी के अंदर बने हुए महल पर पड़ी। महल बेहद भव्य था और फर्श पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे। राजा जितेंद्र यह देखकर हैरान रह गया। वो आगे बढ़ा और एक कक्ष में पहुंचा तो उसने देखा कि कक्ष के बीचों बीच एक सुनहरा पलंग रखा था और उस पर एक सुंदर राजकुमारी लेटी हुई थी। राजा उसे देख के सोचा, यह वही लड़की थी जिसकी तस्वीर उसने तालाब के किनारे वाले पत्थर पर देखी थी। राजा उसे देखता ही रह गया। जब राजकुमारी ने राजा को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा जितेंद्र ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यह महल किसका है? राजकुमारी ने कहा, मैं इस राज्य के राजा की पुत्री हूँ। यह महल एक खतरनाक राक्षस का है। वो 2 साल पहले मुझे मेरे महल से उठा लाया था। राजा ने कहा, वह राक्षस अब कहाँ है? राजकुमारी बोली, वो अभी शिकार के लिए बाहर गया हुआ है। शाम के वक्त वो बाहर जाता है और लोगों को मारकर उनका खून पी जाता है। राजा यह सुनकर मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने उसे मारकर उसके शरीर के टुकड़े कर दिए हैं। राजकुमारी चौंक कर बोली, क्या यह सच है? राजा बोला, हाँ सुंदरी, लेकिन तुम हो कौन? मैंने तालाब के बाहर तुम्हारा चित्र देखा था। मैं उसी वक्त तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया था। राजकुमारी बोली, वो चित्र मेरे पिता ने बनवाया था। एक दिन इस राक्षस ने मुझे महल में देख लिया और यह भेष बदलकर महल आया और इसने मेरे माता पिता को मार दिया और मुझे बंदी बनाकर यहाँ ले आया। उस राक्षस को 10 बलि की ज़रूरत थी। 10 बलि लेने पर वो बहुत शक्तिशाली हो जाता और फिर वो अपनी शक्ति से इंसानी रूप में परिवर्तित हो जाता और मुझसे विवाह कर लेता। तभी राजा जितेंद्र ने कहा, राजकुमारी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? यह सुनकर राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, हाँ महाराज, बल्कि यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। यह सब सुनकर राजा जितेंद्र बहुत खुश हो गया। दूसरी ओर जब शाम को लखन तालाब के किनारे पहुंचा और राजा को वहां पर ना पाकर परेशान हो गया, तभी लखन की नज़र तालाब के किनारे बनी एक कब्र पर पड़ी जहां पर राजा ने राक्षस को दफन किया था। कब्र को देखकर लखन चौंक गया और सोचने लगा, अरे, जब मैं यहाँ आया था तब तो यहाँ कोई कब्र नहीं थी, लेकिन अब यह कब्र यहाँ कैसे आई? और राजा भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या राजा को किसी ने मारकर यहाँ तो नहीं दफन कर दिया? यह सोचकर लखन दुखी हो गया और ज़मीन पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, अब मैं कभी अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। सारी उम्र यहाँ इस राजा की कब्र की देखभाल करूंगा। रात भर लखन वहीं बैठकर रोता रहा और फिर सुबह हो जाती है। लखन कुछ खाने की तलाश में वहां से चला जाता है। दूसरी ओर राजा जितेंद्र ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, मैं तालाब के बाहर जाकर देखता हूँ। लखन रात भर तालाब के किनारे बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। राजा जैसे ही तालाब से बाहर आते हैं वह चौंक जाते हैं। वहां लखन नहीं था। राजा राजकुमारी के पास जाकर कहता है, लखन मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। राजकुमारी बोली, हमें लगता है आपका मित्र अपने घर लौट गया होगा। राजा ने कहा, नहीं राजकुमारी, लखन हमारे बिना घर नहीं जा सकता। जब तक लखन नहीं आ जाता हम राजमहल नहीं जाएंगे। और फिर जब भी
राजा और राजकुमारी तालाब से बाहर निकलते, उसी समय लखन राज्य में भीख मांगने चला गया होता। और जब शाम को लखन वापस लौटता, तब राजा और राजकुमारी महल के अंदर चले जाते। ऐसे देखते ही देखते पूरा एक हफ्ता बीत गया, लेकिन राजा और लखन की मुलाकात नहीं हो पाई। राजा जितेंद्र तालाब के अंदर महल में जाकर सो गए। तभी राजकुमारी बाहर जाने के लिए राजा की जेब से मोती निकाला और तालाब के बाहर आ गई। राजकुमारी तालाब के किनारे टहल रही थी। अचानक उसकी नज़र एक चरवाहे पर पड़ी। जैसे ही चरवाहे की नज़र राजकुमारी पर पड़ी, तो वो हैरान रह जाता है और सोचने लगता है, अरे यह लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है। राजकुमारी भी उसे देखकर घबरा गई और डर के मारे वो तेजी से तालाब की ओर भागी। भागते हुए राजकुमारी का एक जूता पीछे छूट गया, लेकिन वो उसे उठाने के लिए नहीं रुकी। वो सीधा तालाब में कूद गई। चरवाहे ने देखा कि राजकुमारी पानी में समा गई है। वो सोचने लगा, यह पानी में क्यों समा गई? क्या यहाँ कोई जलपरी थी? तभी उसकी नज़र उस चमकते हुए सुनहरे जूते पर पड़ी, जो दिन की रोशनी में जगमगा रहा था। चरवाहे ने उसे उठा लिया। यह जूता तो अद्भुत है। अगर मैं यह जूता अपने राजा को भेंट करूं, तो राजा मुझे ज़रूर एक अच्छा इनाम देंगी। इतना सोचकर चरवाहा महल की ओर बढ़ गया, जहाँ का राजा उदय प्रताप था। चरवाहा राजा के महल में पहुंचकर बोला, प्रणाम महाराज। महाराज, मैं आपके लिए एक बहुत ही अनोखी चीज़ लाया हूँ। उदय प्रताप ने कहा, दिखाओ, आखिर तुम क्या लाए हो। चरवाहा वो जूते राजा को दिए। राजा उसे देखकर हैरान होते हुए कहा, इस जूते पर तो कीमती रत्न जड़े हुए हैं और यह किसी राजघराने की वस्तु लग रही है। यह तो बहुत ही सुंदर और अनमोल जूता है। तुम्हें यह कहाँ से मिला? इसके बाद चरवाहे ने पूरी कहानी राजा को सुनाई। महाराज, वह लड़की बहुत ही सुंदर थी। ऐसा लग रहा था जैसे परी लोक से कोई परी उतर आई हो। इसके बाद राजा ने चरवाहा को इनाम दिया। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमें इस अप्सरा को पाने की इच्छा हो रही है। जल्द इस राजकुमारी को हमारे सामने पेश किया जाए। मंत्री ने कहा, महाराज, गांव में एक बूढ़ी औरत है जो बहुत ही चालाक है, जो किसी भी रहस्य को सुलझा सकती है। वह तांत्रिक विद्या भी जानती है। ठीक है मंत्री जी, अभी उसको दरबार में पेश करो। राजा के आदेश पर उस बूढ़ी औरत को पेश किया गया। वो अपनी चालाकी और मायावी तरीकों के लिए मशहूर थी। राजा ने उसको सारी घटना विस्तार से बताई और बोली, तुम्हें उस अप्सरा को हमारे सामने पेश करना होगा। हम बदले में तुम्हें ढेर सारा सोना चांदी देंगे, लेकिन अगर तुम असफल रही तो तुम्हारी मौत निश्चित है। सोने चांदी की बातें सुनकर वो बूढ़ी औरत खुश हो गई। उसका नाम मंगला था। मंगला ने उस जूते को गौर से देखा और कहा, महाराज, मुझे मंजूर है, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ सिपाहियों की आवश्यकता होगी। राजा बोला, ठीक है, इसका इंतजाम कर दिया जाएगा। अब तुम चरवाहे को साथ ले जाओ। इतना कहकर मंगला 2 सैनिक और चरवाहे के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद वो उस रहस्यमय तालाब तक पहुंच गए। मंगला ने देखा कि तालाब के किनारे एक कब्र बनी हुई है। मंगला के शातिर दिमाग ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। उसने चरवाहे को वापस भेज दिया। अब वो अकेली थी। मंगला कब्र के पास बैठ गई। उसने अपने हाथ में एक मोती माला पकड़ ली और धीरे धीरे उसके दाने फिराने लगी। शाम को जब राजा और राजकुमारी तालाब से बाहर निकली, तब उनकी नज़र एक बुजुर्ग स्त्री पर पड़ी, जो कब्र के पास बैठी हुई थी।
राजा जितेंद्र और राजकुमारी उसे देखकर कहने लगे, यह कौन हो सकती है? जंगल के बीचों बीच इस कब्र के पास यह क्या कर रही है? चलिए महाराज, उनसे पूछते हैं। हे वृद्ध स्त्री, तुम कौन हो और यहाँ जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मंगला बोली, बेटे, मेरे पति और मेरे बेटे की मृत्यु हो चुकी है। मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मैं अपना शेष जीवन ईश्वर की भक्ति में बिताना चाहती हूँ, इसलिए जंगलों में आई हूँ। राजा जितेंद्र ने कहा, लेकिन तुम इस कब्र के पास क्यों बैठी हो? मंगला बोली, जब मैं जंगल में आई तो मेरी नज़र इस कब्र पर पड़ गई। मुझे नहीं पता यह कब्र किसकी है, लेकिन मैं इसकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ ईश्वर को याद कर रही हूँ। लेकिन तुम दोनों इस तालाब में कैसे रह रहे हो? इसमें तो पानी भरा हुआ है। राजा जितेंद्र ने कहा, इस तालाब के नीचे हमारा महल है और हम वहीं रहते हैं। बेटा, क्या तुम मुझे भी अपने साथ रख सकते हो? मैं तुम दोनों के सारे काम कर दिया करूंगी, बस तुम मुझे 2 समय का भोजन दे देना। राजकुमारी को उस बूढ़ी स्त्री पर दया आ गई। राजकुमारी बोली, महाराज, हमें एक दासी की भी ज़रूरत है और अगर हम इसे अपने साथ रख लें तो पुण्य का काम होगा, वरना यह बेचारी भूख से मर जाएगी। राजा जितेंद्र ने कहा, ठीक है। मंगला बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ईश्वर तुम दोनों को सदा खुश रखें। अब मंगला उनके साथ महल में रहने लगी थी। फिर अगले दिन राजा जितेंद्र महल के बाहर आते हैं और सोचते हैं, लखन का इंतजार करते हैं और फिर तालाब के अंदर जाकर राजकुमारी से कहते हैं, मुझे काफ़ी दिन हो गए, लखन का कुछ पता नहीं चला। अब मुझे लखन को राज्य में जाकर ढूंढना होगा। मैं ऐसे शांत नहीं बैठ सकता। राजकुमारी बोली, ठीक है महाराज, आप जाइए, लेकिन जल्दी लौट आइएगा। इतना कहकर राजा पास वाले राज्य में लखन की तलाश में निकल पड़े। वो हर भिखारी को ध्यान से देख रहे थे, लेकिन उन्हें लखन कहीं नजर नहीं आया। राजा निराश होकर महल लौट आए। राजा की आंखों में उदासी देखकर राजकुमारी समझ गई कि लखन का कुछ पता नहीं मिला। राजा अपने कक्ष में जाकर सो गया। तब मंगला ने सोचा, यही सही मौका है राजकुमारी को अपने साथ ले जाने का। मंगला ने राजकुमारी से कहा, पुत्री, आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है, चलो थोड़ा बाहर घूम आते हैं। राजकुमारी बोली, ठीक है, मैं तैयार हूँ। राजकुमारी राजा के कक्ष में जाकर उनकी जेब से वो मोती निकाल लाई जिससे तालाब से बाहर निकला जा सकता था। फिर दोनों तालाब से बाहर निकल गईं। मंगला ने कहा, पुत्री, क्या तुम मुझे यह मोती दिखा सकती हो? मैं बस इसे एक बार देखना चाहती हूँ। यह बहुत ही अद्भुत मोती लग रहा है। राजकुमारी को कोई शक नहीं हुआ। उसने बिना सोचे समझे मोती मंगला को दे दिया। अब वे दोनों जंगल में घूम रही थी। तभी अचानक मंगला ने जोर से चीख मारी। राजकुमारी यह सुनकर चौंक गई। वो तुरंत मंगला के पास गई। वो कुछ सोच पाती उससे पहले 2 सैनिक तलवार लिए राजकुमारी के पास आ गए। तभी मंगला ने उसे पकड़ लिया। राजकुमारी ने कहा, ए दुष्ट औरत, तुमने यह सब क्यों किया? कोई मुझे बचाओ, बचाओ। राजकुमारी ने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सकता। सैनिक राजकुमारी को पकड़कर महल ले आए। जैसे ही राजकुमारी महल आई, वहां का राजा उसे देखते ही रह गया। राजा उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने प्रसन्न होकर मंगला को 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दी और मंगला वहां से चली गई। मंगला के पास वह मोती था जिससे तालाब के महल का रास्ता खुलता था।
राजा ने राजकुमारी से कहा, हे सुंदरी, क्या तुम्हें यहाँ आकर खुशी नहीं हुई? राजकुमारी बोली, बिल्कुल भी नहीं। राजा बोला, जल्दी तुम खुश हो जाओगी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं आपसे विवाह कभी नहीं करूँगी, इससे अच्छा मैं अपनी जान देना बेहतर समझूंगी। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम किससे बात कर रही हो। मैं तुमसे विवाह कभी नहीं करूँगी, यह मेरा अंतिम निर्णय है। राजा ने कुछ क्षण सोचा, फिर गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम पहले से विवाहित हो? राजकुमारी बोली, मैं पड़ोसी राज्य के राजा की पत्नी हूँ, वह शीघ्र ही मुझे मुक्त कराने के लिए आएंगे। राजा बोला, ठीक है, अगर 1 महीने के भीतर तुम्हारा राजा तुम्हें लेने आ गया तो मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा, लेकिन यदि वह नहीं आया तो तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, राजकुमारी के हर आदेश का पालन करें, लेकिन यह ध्यान रहे कि वह महल से बाहर ना जा पाए। फिर कुछ दिन बाद राजकुमारी ने कहा, मंत्री जी, मेरी ओर से एक भंडारा स्थापित किया जाए, जहां हर निर्धन और जरूरतमंद व्यक्ति को दिन में 2 बार भोजन मिले। लेकिन ध्यान रहे, हर व्यक्ति को भोजन खिलाने के बाद या पहले उसकी कहानी सुनी जाएगी। मैं स्वयं उन लोगों से मिलूंगी और उनकी समस्याएं सुनूंगी। इससे हम गरीब लोगों की मदद करके उनका दुख दूर कर पाएंगे। मंत्री बोला, आपके आदेश का पालन होगा। इसके बाद उसी दिन से महल में भंडारा खोल दिया गया। राजकुमारी अकेले एक कक्ष में बैठी रहती और आने वाले प्रत्येक निर्धन व्यक्ति से उसकी कहानी सुनती। लोग आते, भोजन करते, अपनी व्यथा सुनाते और चले जाते, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए राजकुमारी ने यह भंडारा स्थापित किया था वह अब तक नहीं आया था। वह व्यक्ति था लखन। राजकुमारी को पूरा विश्वास था कि लखन कभी ना कभी भंडारे में जरूर आएगा। अब इस भंडारे को खुले हुए पूरे 15 दिन हो चुके थे, लेकिन लखन का कोई पता नहीं चला। मगर इस दौरान पूरे नगर में राजकुमारी की दयालुता की चर्चा फैल चुकी थी। उधर दूसरी तरफ लखन रात भर तालाब के किनारे वाली कब्र के पास बैठा रहता है और सुबह गांव में भीख मांगता। तभी लखन को एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसने लखन से कहा, तुम हर रोज घर घर जाकर भिक्षा मांगते हो, उधर महल में दिन रात भोजन मिलता है, वहां जाकर भोजन क्यों नहीं खाते? इस राज्य की राजकुमारी बहुत ही दयालु है, वह हर रोज गरीबों को खाना खिलाती है। यह बात सुनकर लखन चौंक गया। कहीं यह वही राजकुमारी तो नहीं जिसकी तस्वीर मैंने तालाब किनारे देखी थी? मुझे जाकर देखना चाहिए। लखन भंडारे में गया, भोजन किया। फिर वहां के सैनिक ने कहा, अब तुम्हें राजकुमारी से भेंट करनी होगी, वह तुम्हारे बारे में पूछेगी। उसके बाद लखन को उस कक्ष में ले जाया गया जहां राजकुमारी बैठी थी। लखन ने जैसे ही राजकुमारी को देखा, एक पल के लिए उसकी सांसें थम गई। यह तो वही चेहरा है जो मैंने झील के किनारे की चित्रकारी में देखा था। राजकुमारी ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? लखन ने जैसे ही अपना नाम कहा, राजकुमारी ने लखन का नाम सुना कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर अगले ही पल वो तेजी से आगे बढ़ी और लखन को भैया कहकर गले लगा लिया। लखन को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, राजकुमारी जी, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी कोई बहन नहीं है, मैं तो एक साधारण सा भिखारी हूँ। मेरा राज परिवार से कोई संबंध नहीं है। राजकुमारी ने कहा, क्या तुम राजा जितेंद्र को जानते हो? लखन बोला, राजा जितेंद्र? वो तो मेरा मित्र था, लेकिन भगवान ने उन्हें मुझसे छीन लिया। मैं रात भर उनकी कब्र पर बैठा रहता हूँ। इतना कहकर लखन रोने लगा।
राजकुमारी बोली, नहीं भाई, राजा जितेंद्र मरे नहीं हैं, बल्कि वे जीवित हैं। लखन बोला, क्या तुम सत्य कह रही हो? इसके बाद राजकुमारी ने लखन को पूरी घटना विस्तार से बताई। अब हमें राजा को वहां से निकालने का कोई उपाय सोचना होगा। राजकुमारी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं जल्द ही राजा को आपके सामने लेकर आऊँगा। उससे पहले मुझे वह मोती हासिल करना होगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। राजकुमारी बोली, उस वृद्ध स्त्री का नाम मंगला है, वो इसी राज्य में रहती है। इतना सुनते ही लखन वहां से निकल पड़ा। लखन ने मंगला का मकान ढूंढने की कोशिश की। कई गलियों में भटकने के बाद आखिरकार उसे वो मकान मिल ही गया। वो एक पुरानी झोपड़ी थी। लखन वहां भीख मांगने लगा। माई, कुछ भिक्षा दे दो। मंगला बाहर आई। यहाँ तुम्हें कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। अगर भिक्षा लेनी ही है तो महल जाओ, वहां सुबह शाम भोजन मिलता है। तभी लखन की नजर उस मोती पर पड़ी जिसे मंगला ने एक धागे में पिरोकर गले में पहना हुआ था। लखन रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात हो गई, लखन ने चुपके से मंगला की खिड़की से झांक कर देखा। मंगला ने उस मोती को अपने गले से उतार कर बिस्तर पर रख दिया था। लखन ने एक डंडी की मदद से उस मोती को ले लिया और तुरंत जंगल की ओर चल पड़ा। वो बहुत खुश था कि आज वो अपने दोस्त से मिलेगा। उधर दूसरी तरफ राजा को राजकुमारी की बहुत चिंता सता रही थी। राजा जितेंद्र सोच रहा था, आखिर राजकुमारी कहाँ गई? क्या मुझे सारी उम्र इसी महल में बितानी होगी? मेरे पास तो वो मोती भी नहीं है जिससे मैं बाहर निकल सकूं और राजकुमारी को ढूंढ सकूं। राजा यह सब सोच ही रहे थे, तभी वहां पर लखन आ जाता है। दोनों मित्र एक दूसरे के गले लग गए और रोने लगे। राजा जितेंद्र ने कहा, लखन, मेरे मित्र, तुम कहाँ चले गए थे? फिर लखन राजा को सारी बातें बताता है। इतना कहकर लखन और राजा जितेंद्र राजा उदय प्रताप के महल की ओर निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर राजा जितेंद्र ने राजा उदय प्रताप से कहा, तुमने मेरी रानी का अपहरण कर एक बहुत बड़ा अपराध किया है, जो एक राजा के लिए उचित नहीं था। मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी राजकुमारी वहां आई और बोली, महाराज, आप आ गए। महाराज, हमें विश्वास था आप जरूर आएंगे। राजा जितेंद्र बोला, राजकुमारी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी रक्षा नहीं कर पाए। हम इस राजा से इसका बदला लेकर ही रहेंगे। राजकुमारी बोली, नहीं महाराज, इन्हें क्षमा कर दीजिए। यह सत्य है कि इन्होंने मुझे अगवा किया, लेकिन इन्होंने मुझे इस महल में कोई परेशानी नहीं होने दी महाराज। तब राजा उदय प्रताप ने कहा, हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी भूल पर शर्मिंदा हैं। अब आप अपनी रानी को अपने साथ ले जा सकते हैं। हमने आपकी रानी से वादा किया था, अगर आप 1 महीने से पहले रानी को लेने आ जाते तो हम उन्हें आज़ाद कर देंगे। शर्त के अनुसार आप यहाँ आ गए हैं। हम अब किसी को कष्ट नहीं पहुँचाएंगे। राजा जितेंद्र ने कहा, ठीक है महाराज, हम सिर्फ अपनी राजकुमारी के कहने पर आपको माफ़ कर रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करेंगे आप आज के बाद किसी और की अमानत पर गलत नज़र नहीं डालेंगे। राजा उदय प्रताप ने कहा, हाँ महाराज, हम आपसे वादा करते हैं। इतना कहकर राजा जितेंद्र, राजकुमारी और लखन महल की ओर निकल पड़े। महल में जाकर राजा ने राजकुमारी के साथ विवाह कर लिया और दूसरी तरफ लखन अपने घर गया। वहां उसे देखते ही रुक्मणी रोते हुए उसके गले से लिपट गई और कहने लगी, कहाँ चले गए थे आप हमें छोड़कर? फिर लखन ने सारी घटना अपनी पत्नी रुक्मणी को बताई
और कहा, भाग्यवान, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अब से मैं कभी भिक्षा नहीं मांगूंगा। रुक्मणी ने भी लखन को माफ़ कर दिया। फिर राजा जितेंद्र ने लखन को अपने दरबार में एक अच्छे पद पर नौकरी दिया और इस प्रकार लखन और राजा जितेंद्र की मित्रता भी बरकरार रही। वे सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।